गिटार क्यों नहीं और सितार क्यों? पापा ने एक वीडियो भेजी घर पे, तो उसमें वो स्कूल में बैठ के सितार बजा रहे थे। फिर मैंने बोला ये मुझे सीखना है। तो पापा ने बोला था सीखो सीखो, जितना सीखना है सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब नहीं भी करनी मत करो, जब तक सीख सकते हो सीखो। आजकल यंगस्टर्स को थोड़े गाने वगैरह पसंद है, तो थोड़ा वो भी करना पड़ता है, लेकिन मेन मेरा यही है कि नहीं, क्लासिकल, सिर्फ क्लासिकल। पीएम आए थे नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के सामने परफॉर्म? हाँ, क्या बात है। आपको वंस मोर सुनने की भी बहुत आदत? हाँ, वो ज़्यादा ही बात हो गई, उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गिटार बड़ा लड़कियों को बड़ा पसंद होता है। ऐसा सुना तो मैंने भी बहुत है, लेकिन उंगलियाँ प्रैक्टिस के टाइम पे कट्स भी बहुत लगे हैं, कटी हुई। म्यूजिशियंस को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं सिंगर्स के, ऐसा क्या कहना चाहिए? तो वो थोड़ा सा है कि सिंगर्स का ज़्यादा रहता है। एक बार मुझसे ही ज़रूर हो जाता, थोड़ा सा गलत स्वर लग गए थे। रियाज करोगे तो राज करोगे। तो आज दीपांशु हमारे साथ है और बताएंगे धीरे धीरे। बहुत शानदार म्यूजिशियन है और उसमें भी एक बहुत यूनिक कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनके बारे में दीपांशु से ही जानेंगे। कैसे दीपांशु आप? एकदम बढ़िया हमर भाई, आप बताएं। अपन शायद बहुत दिनों बाद मिले, लास्ट टाइम कब मिले थे? आई थिंक जो वो मैं स्टूडेंट्स को लेके आया था ओपन माइक में, राइट स्कूल वाला, उसमें आई थिंक आप बीपीएस स्कूल में जब थे तो वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले अपन वहाँ मिले थे प्रेस्टीज। राइट, और ऑडिशन भी हुआ था उसके आसपास ही। हाँ हाँ, स्कूल में जब आप आए थे। हाँ बिल्कुल। तो दीपांशु भाई अभी म्यूजिक टीचर हैं सिंधिया में, और इससे पहले डीपीए में थे। तो शुरू से शुरू करते हैं, म्यूजिक आया कहाँ से लाइफ में? मतलब एक तो ये होता है कि बच्चे गाने लगते हैं, आपका तो गाने वाला काम नहीं है, तो माँ बाप को कैसे आइडेंटिफाई हुआ, या फिर फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूजिक का था? कैसे क्या शुरुआत हुई म्यूजिक की? बैकग्राउंड भी है म्यूजिक का। मेरे फादर जो है वो तबला प्लेयर है। ओके। तबला प्ले करते हैं। और मेरे ताऊजी भी थे, हैं मतलब, वो भी भजन गाते थे। ओके। तो जब मैं छोटा था तो पापा जब भी तबला बजाते थे तो मुझे गोद में बिठा लेते थे। अच्छा। और मैं ऐसे ही हाथ पैर मारता रहता था, छोटा था। लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा स्टार्टिंग में मैंने तबला सीखा थोड़ा, फिर हारमोनियम वगैरह सीखा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक फील्ड में ही जाना है, ऐसा कुछ खास नहीं था। फिर 12th के बाद मैंने न्यूरोथेरेपी ज्वाइन कर ली थी। बट थोड़ा सा मैं वापस थोड़ा और छोटे बन पर आऊँगा। फैमिली में मतलब सब प्रोफेशनली ही म्यूजिक में थे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ? पापा प्रोफेशनली थे। मेरे हाँ, जब से मेरे पैदा होने से पहले से वो सिंधिया स्कूल में टीचर हैं। 19 के पापा? हाँ, ओके। 1995 से, हाँ 1995 से वो सिंधिया स्कूल में है। अभी भी वहीं पे है, साथ में है मेरे। क्या बात है, ये बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि दोनों फादर और सन एक ही ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही डिपार्टमेंट में है। एक ही डिपार्टमेंट से कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपके वहाँ पर आपके बॉस ही होंगे मेरे ख्याल में, आपके सुपीरियर ही होंगे? वो तो है, ये कह इतना टाइम से उनका 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। वो तबला वहाँ सिखाते हैं, मैं अभी सितार सिखा रहा हूँ आजकल। तो बस वही स्टार्टिंग से था। मैंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सीखे, तबला सीखा, हारमोनियम सीखा, गिटार सीखा, ड्रम भी सीखा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट, मैंने गाना भी सीखा। मैं आई थिंक 11th में था जब मैंने एडमिशन लिया था म्यूज़िक कॉलेज में। ओके, 11th में म्यूजिक कॉलेज? हाँ 11th में तो डिप्लोमा के लिए मैंने हाँ, तो यहाँ तानसेन म्यूज़िक कॉलेज था, तो उसमें एडमिशन लिया था। तो वो चलता रहा, लेकिन सिंगिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ओके। तो म्यूज़िक के जो कोर्सेज है वो थोड़ा सा उनके बारे, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं है। मुझे याद है मेरे क्लास में एक मेरा क्लासमेट था आदित्य जुवेकर, तो वो बचपन से ही तबला भी कैरी ऑन कर रहा था साथ ही साथ। तो मैं सोचता था कि वो स्कूल भी कर रहा था, तबला भी कर रहा है, वहाँ पे बोल रहा था मेरा 2nd ईयर चल रहा है, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो उसके बारे में सिखाइए कि कॉलेज में अलग कुछ होता है और ये जो डिप्लोमा है वो कैसे क्या प्रोसीजर? जो म्यूज़िक कॉलेजेस हैं उनमें डिप्लोमा होता है। ओके। डिप्लोमा के बाद डिग्री भी होती है, बीए। डिप्लोमा की कोई एज नहीं है, किसी भी एज? हाँ, वो आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 6 साल का डिप्लोमा होता है जी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में? या किसी भी इंस्ट्रूमेंट, वोकल में हो, तबले में हो, सितार में हो, या इवन ये कथक होता है इसमें भी। इन सब में हाँ, विद स्टार्टिंग रहती है प्राथमिक, माध्यमा, विद, कोविद, इस तरीके से 4 रहते हैं सेशन। तो इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे 1 साल का डिप्लोमा ही रहता है। टोटल 6 साल का डिप्लोमा हो जाता है पूरा। विद डिप्लोमा की ऐसा मतलब है कि मान्यता
BA के बराबर रहती है। अगर किसी ने विद कर लिया तो उसको करने में कितना साल लगता है? 4 साल। 4 साल। और कोविद को और 2 साल? 2 साल और 6 साल। तो वो MA के इक्विवेलेंट हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई अगर बच्चा स्कूल और ये सब साथ में कर रहा है और उसने ये विद और कोविद कर लिया तो लास्ट में आके उसको मतलब वो करने की जरूरत नहीं है BA और MA? हाँ, वो कर भी सकता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट हो जाता है। जैसे अगर वैकेंसीज वगैरह निकलती भी हैं गवर्नमेंट तो उनकी वैल्यू सेम है, अलग से उसको स्कूल के बाद इतना टाइम और नहीं देना अलग से। बिल्कुल। बट क्योंकि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो अपनी डिग्री के लिए वो कर सकता है। बिल्कुल। ओके। तो क्या आपने जब ये आपने बचपन में भी किया ऐसा कोई कोर्स या फिर आपने? नहीं, मैंने 11th में ही इसका ज्वाइन किया था। ओके। तो वो आपका डिप्लोमा ही था? डिप्लोमा था, मैंने उसको विद तक किया, उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया। ओके ओके। फिर इसके आगे की जर्नी क्या रही? मतलब बाकी सब बच्चे कुछ और कर रहे होंगे, कोई कॉमर्स, कोई बायो, आपने कुछ अलग क्या बताया था आपने? हाँ, मैंने कॉमर्स लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने न्यूरोथेरेपी ज्वाइन की थी। ओके। ये न्यूरोथेरेपी एक मेडिकल कोर्स है। इसके अंदर विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी मशीन, हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। और कोई भी डिसीज़ हो, सारी डिसीज़ को क्योर करते हैं। हाँ, सारी डिसीज़ को। हमारे कुछ प्रेशराइज पॉइंट्स रहते हैं जो लार्ज, एक्यूप्रेशर थोड़ा वो शॉर्ट एरिया को कवर करते हैं, हमारे लार्ज एरिया को कवर करते हैं ट्रीटमेंट देते समय। तो हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं, तो उसमें साइटिका, सर्वाइकल और पैरालिसिस, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स देते हैं, पेशेंट्स को क्योर करते हैं। तो वो किया मैंने, 4 साल किया। वो 4 साल का कोर्स था? हाँ, कोर्स। हाँ, मतलब और तो आप बीकॉम भी करते जा रहे थे और साथ ही साथ ये भी चल रहा था? हाँ। ओके। वो उसी के बीच में मतलब चल रहा था मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था न्यूरोथेरेपी। ओके। तो एक बार पापा ने एक वीडियो भेजी घर पे, तो उसमें वो स्कूल में बैठ के सितार बजा रहे थे। अच्छा, आपके पापा? हाँ, उनको थोड़ा बहुत आता था। वो क्योंकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ सिखाते थे। बिल्कुल। तो वो भी उन्होंने वहाँ ऐसे बजा रहे थे, तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप शायद कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में थे? कॉलेज हाँ, आई थिंक लास्ट ईयर ही था कॉलेज का। बीकॉम आपने कहाँ से की? महर्षि। महर्षि। तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भेजी थी, तो वीडियो मुझे सुना मैंने, सितार बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से समझ लो मैंने पहली बार ऐसा सुना होगा सितार। ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उस टाइम, म्यूज़िक में इतना ज़्यादा उस टाइम नहीं था। तो मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला ये मुझे सीखना है। पापा ने बोला ठीक है, जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं, छोड़े, ये भी सीख के छोड़ देगा। वो इतना श्योर नहीं था कि बहुत सीरियस है। हाँ, सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिससे सीख। वहाँ पे एक सर थे, प्रमोद बापट सर। सिंधिया में? नहीं, यहाँ ग्वालियर के ही हैं। ओके। प्रमोद बापट नाम है उनका, अब तो रहे नहीं है वो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे सीखना है। तो उनकी जान पहचान की किसी के पास एक पुरानी सितार थी, तो हम लोग वहाँ से लेके आए सितार को, रिपेयर कराया। अब थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे सारे गामा सिखा दिया, मैंने सारे गामा वगैरह बजाया। अब आगे का सीखना था, तो उन्होंने कहा कि अब जिससे सीखना है अपने आप बात करो। वो पापा के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा जिससे सीखना है अपने आप बात करो, क्योंकि आपकी इससे सीरियसनेस ही पता पड़ जाएगी कि तुम कितने सीरियस हो। हाँ, उनको पता था, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तबला सीखा, बजाया, छोड़ दिया, हारमोनियम बजाया, छोड़ दिया, गिटार छोड़ दिया, इस तरीके से। तो मैं गया उनके पास, उनसे बोला ऐसे ऐसे मुझे सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है। यही दिसंबर का ही टाइम था, आई थिंक 6 या 7 दिसंबर का, 6-7 दिसंबर था। उस दिन उन्होंने बोला आ जाओ घर पे। कौन सी ईयर की बात होगी? आई थिंक 2019 नहीं, 2018 दिसंबर ऐसा था। तो उन्होंने कहा घर पे आ जाओ। मैं घर गया, अच्छे तरीके से वो नारियल वगैरह लेके पूरा। तो उन्होंने स्टार्ट किया मुझे सिखाना। 10-15 दिन गया। तो उसके बाद तानसेन समारोह में उनका प्रोग्राम था, तो उससे कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, सर की। ओके। तो वो फिर बीच में छूट गया। उसके बाद अब कहाँ सीखूं? तो एक यहाँ बहुत बहुत सीनियर, जिनसे अभी जो मेरे गुरुजी हैं, श्री श्रीराम अम्बेडकर जी। ओके। तो पापा ने कहा ये हैं, वैसे हर किसी को सिखाते नहीं है ये, इनके पास एक बार बात कर लेता हूँ मैं। तो तानसेन समारोह का टाइम चल रहा था, वो इधर आए थे तानसेन समारोह सुनने। तो घर पे लेके आया, उन्होंने सितार वगैरह दिखाई। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे घर पे लेके आना। मैं गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर सीखोगे तभी सिखाऊंगा, अगर नहीं अच्छे से सीखोगे तो मैं मना कर दूंगा। और उनका ये है कि वो
फीस नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। उनका मेन मोटिव ये है कि आप सीखो, अगर आप सीखोगे तो मैं सिखाऊंगा, अदरवाइज मतलब आप उस लेगेसी को, कल्चर को आगे बढ़ाओ, मतलब अच्छे से उस पर ध्यान दो। क्योंकि उनका मेन ये कहना था कि देखो मैंने भी सीखा है सितार, या जो भी सीखा है अपने बड़े गुणीजनों से, पैसे देकर नहीं सीखा। तो जब मैंने पैसे देकर सीखा नहीं है तो फिर मैं बेचूं क्यों इसको। राइट। उनका ये सोचना था। तो फिर उन्होंने सिखाना चालू किया, तो बहुत अच्छे गुरुजी मिल गए मुझे, उनसे सीखना चालू किया मैंने। सीखते सीखते कुछ महीने ही हुए थे कि मुझे यहाँ पर एक गंगा दास जी की बड़ी शाला है MLB कॉलोनी में, तो वहाँ क्लासिकल प्रोग्राम्स होते हैं हर महीने, रागायन के नाम से। तो वहाँ बजाने का मुझे मौका मिला। तो गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से सिखाया और मैंने सीखा भी, तो इतनी जल्दी मुझे वहाँ बजाने का मौका मिला। फिर इस तरीके से मेरी सितार की जर्नी स्टार्ट हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो इंडिया में लोग गिटार को, मतलब पूरे वर्ल्ड में गिटार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। मतलब एक लिस्ट है कि मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, तो वो उसमें भी टॉप करता है शायद, कि अगर गिटार किसी की बात है वो बहुत पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। बिल्कुल। तो गिटार क्यों नहीं और सितार क्यों, या फिर गिटार और सितार में फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गिटार एक एग्जैक्ट अलग है, वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, और ये है इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रॉपर ये रूट से जुड़ा हुआ है सितार। वो एक लिमिट है उसकी गिटार की, मतलब लिमिट तो नहीं कहेंगे, म्यूज़िक में कोई लिमिट तो नहीं है, बट एक ये है कि हाँ ठीक है, बजा रहे, कॉर्ड्स हैं, उसमें लीडिंग कर ली सब, लेकिन जो इसमें जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी मेलोडी है, वो अलग है। और जो फिर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की तो फिर बात ही अलग है। और मेरे ख्याल से हमारे भगवान के ज़माने से चला हुआ है सितार, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। पहले वीणाएं चलती थी, राइट, तो वीणाओं से ही निकला है ये सितार भी। पहले ये सहतार के नाम से था, सहतार, ओके, फिर उसका नाम सितार हुआ। वैसे और इस टाइप के और भी सरोद होता है एक, हाँ सरोद भी होता है। सरोद निकला है जो पहले रवाब चलता था। अच्छा, रवाब से सरोद हुआ है। पहले के टाइम में रवाब हुआ करता था, उससे रवाब से सरोद निकला है, वीणा से सितार निकली है। ऐसे ही संतूर भी है एक इंस्ट्रूमेंट, 100 स्ट्रिंग्स, सारंगी है। सारंगी निकली है रावण हत्ता वीणा से, जो रावण बजाया करता था। तो उससे इस तरीके से अलग अलग, लेकिन बहुत पुराने ये सब इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें थोड़ा सा पापा का भी इंटरेस्ट था कि बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करो। मेरा भी था, क्योंकि पहले मैंने सीखा, गिटार सीखा, ड्रम सीखा, लेकिन वो मुझे फील नहीं आया जो उसको सीखने के बाद आया। तो फिर मैंने इसी में कंटिन्यू, फिर मैंने इसमें भी डिप्लोमा किया, विशारद और मास्टर्स भी की इसी में ही, सितार से। राजा मान सिंह तो मुझे, अगर आप ग्रेजुएट नहीं होते तो शायद ग्रेजुएशन भी मत आप शायद, हाँ बिल्कुल फ्री होते हैं। ओके, तो फिर आगे क्या सफर, मतलब सीख लिया, अब क्या करना है? या पर पहली बार पब्लिक के सामने, जो नॉन क्लासिकल म्यूजिक वाली पब्लिक है, उनके सामने आपने कब परफॉर्म किया? वो तो आपको बताइए। मैं देखो, मुझे सब पता है दूंगा, बट हम ऑडियंस के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पहला शायद परफॉर्मेंस आपका वही था। हाँ एक्चुअली मतलब ऐसा था, मैंने सितार जैसे ही वहाँ बजाया था, मैंने बताया ना शाला में बजाया था मैंने पहली बार सितार, तो उसके बाद बजाया मैंने, तो वहाँ से मुझे 1-2 कॉल्स आए। तो एक कॉल आया, एक बैंड था उधर से, बैंड म्यूजिक बैंड, हाँ, तो इंडो वेस्टर्न फ्यूजन बैंड था। तो जस्ट तभी वो ग्रो ही कर रहा था, मतलब बना ही बना था। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर सितार लेके गया, मैं वहाँ सितार वगैरह बजाई मैंने। लेकिन अब इंडो वेस्टर्न फ्यूज़न है तो उसमें थोड़ा सा अलग, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक जिटार भी है। तो मैंने सुना, मतलब जिटार ये है कि जो सितार का इलेक्ट्रिक वर्जन, इलेक्ट्रिक सितार, और शायद वो मॉडर्न या फिर जो आजकल के गाने चल रहे हैं उन सब के लिए बेहतर यूज हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, मैंने इसको देखा, सुना, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा इसको भी ट्राई करता हूँ मैं। तो फिर सितार से जिटार, तो ये कितना समय था, मतलब सितार इतने 6 महीने तक सितार बजाया, उसके बाद फिर जितार पे? मतलब वो मैं अभी, हम लोगों ने बैंड बनाया था, कुछ थोड़े बहुत गाने प्रिपेयर किए थे। आप बैंड का नाम बताने में कंफर्टेबल हो तो बता सकते? प्रोजेक्ट अलाइव, आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, लेकिन अब बैंड नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम बनाया था। जी प्रोजेक्ट अलाइव के नाम से बैंड है जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे, अश्मित भैया हैं जो उसके फाउंडर थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बोला कि इसको देखो उसको देखो। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया भी। एक तरीके से जिटार में
वो ही मुझे लेके आए सितार से। उन्होंने मुझे इतना प्रेशर किया, नहीं करो करो करो। पापा को भी बोला नहीं इसको करवाओ, गिटार आगे जाके बहुत काम आएगी, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने गिटार ली। उसके बाद मतलब वो गिटार नहीं थी, एक थोड़ी इलेक्ट्रिक सितार टाइप की थी, तो प्रॉपर गिटार नहीं थी उसमें। आपने फिर और हाँ, फिर उसमें मैंने प्रोसेसर ख़रीदा। उन्होंने मुझे जैसे जैसे बताया भैया ने, प्रोसेसर लिया। प्रोसेसर के बाद उसको बजाया तो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर पिकअप नहीं था उसमें। अब यहाँ पे ग्वालियर में पूरी जगह पूछ लिया, कहीं पिकअप नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद भी यहाँ कोई फिट नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे जुगाड़ से मैंने घर पर ही उसको फिट करके कर करा के जैसे तैसे हुआ, फिर मैंने उसको तैयार किया। फिर तैयार करने के बाद जब मैंने बजाया तो गिटार था। हाँ, कितनी कॉस्ट पड़ गई थी इसकी ओवरऑल मिला के? अप्रॉक्स 35,000 आई थिंक। तो बजाने में कुछ अलग नहीं था, बट आपने बस उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस करके उसका साउंड डिफरेंट आता था जब। हाँ, बाकी बजाना वही जैसा आप सितार बजाना वही, बस थोड़ा वो भी समझना था कि पैटर्न और टेक्निक्स थोड़ी, क्योंकि स्विच कैसे करना है कि जब एक वो पॉइंट आता है, मैंने कई बार नोटिस किया है। हाँ, पैचेस चेंज करने होते हैं कि कब क्लीन बजाना है, कब उसमें डिस्टॉर्शन लाना है, कब फंकी टोन लानी है, उस तरीके से। वो भी सब मुझे भैया ने सिखाया था। भैया ने बताया कि यहाँ पर ऐसे इस तरीके से डिस्टॉर्शन में किस तरीके से उसमें टैपिंग करनी है, किस तरीके से वो उसको बजाना है। तो पूरा उन्होंने मुझे बताया, पूरा गाइड किया बहुत अच्छे से। फिर इस तरीके से हम लोग का बैंड बना ही था। मैंने गिटार लिया ही था। मैंने देखा 3AM क्लब का कोई ओपन माइक आ रहा है, और मैं आपको बता दूं वो पहला ओपन माइक था। उससे पहले हमने भी कभी कोई इवेंट नहीं किया था ओपन माइक का। एंड जो वो इवेंट हुआ और जो विनर्स निकले उसमें, और भाई की मैं फोटो भी शेयर करेंगे हम जब आप एडिटेड देखेंगे वीडियो, तो शानदार था। पहले टॉप 5 निकले थे, फिर उनमें से ऑडियंस से वोटिंग कराई थी, ऐसा कुछ था आई गेस। देन दीपांशु का फर्स्ट वहाँ पर नंबर आया था। छोटा सा कैश प्राइज भी रखा था वहाँ। हाँ, 1000 मुझे याद है। तो कैसा एक्सपीरियंस था और ऑडियंस का क्या रिस्पांस? मैं बहुत कैजुअली गया था। बिल्कुल मैंने कहा ऐसा कुछ मुझे था नहीं कि नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम था, मैं ऐसा डरा हुआ था। मैंने कहा चलो देखी जाएगी। राहुल भाई थे आपके साथ? हाँ, राहुल तो मेरे साथ जब तक यहाँ रहा वो, तब तक वो ही था मेरे साथ हमेशा। तो मैंने ऐसा था कि चलो ठीक है, करते हैं, कुछ ट्राई करके देखते हैं। इससे पहले कभी मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया था, घर पे ही। और हम लोग की जैमिंग जो होती थी उसमें भी किया था। जैमिंग में भी इस तरीके से मैंने नहीं किया था। तो मैंने राहुल से बात की। मैंने कहा राहुल ऐसा ऐसा है। उसने ठीक है मैं बजा दूंगा। उसको क्या, उसको तो बजाना है। ये और बताना चाहूँ कि ये या तो कैजॉन या फिर तबला इसके साथ में ही परफॉर्म होते हैं। हाँ, वो तबला ही था। वो तो तबला चला गया तो कैजॉन मुझे लेना पड़ा। नहीं, जब तक तबला था तब तक सिर्फ तबला था और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो तबले से राहुल को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उसने कहा ठीक है कर लेंगे। 1-2 प्रैक्टिस की, ऐसे ही प्रैक्टिस रही। मैंने वहाँ पे भी बजाया जैमिंग में, तो भैया ने बोला अरे मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो ये ना कि एक वो पर्सन है जो है उनको म्यूजिक की नॉलेज हाँ, है उनके हिसाब से हाँ, उनके लिए शायद अप टू मार्क है। लेकिन जो बंदा बस एंजॉयमेंट के लिए म्यूजिक सुन रहा है उसके लिए तो मतलब आप कॉन्सर्ट समझ लीजिए, इतना लोग झूमे। तो मुझे अभी तक याद है कि वो कहाँ शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रघुपति राघव एंड सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। उस पर तो स्टैंडिंग ओवेशन मैंने खुद चीख कर बोला था। और क्या वाइब्स थी। कोशिश करेंगे वीडियो क्लिप भी शेयर करें आपके साथ। हाँ, मेरे पास भी है एक छोटा सा उसका वीडियो। हाँ। तो वही, अब मैं बहुत डर रहा था। मैंने कहा चलो करते हैं करते करते। आज जैसे ये नंबर आया मेरा, मैं बैठा तो हुआ था, लेकिन मेरा पैर, मम्मी ने भी मेरा नोट किया, जब मैं वो चेंज कर रहा था तो मेरा पैर इतनी ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा था। नर्वस, इतना खतरनाक नर्वस था, क्योंकि फर्स्ट परफॉर्मेंस था। पता नहीं था कैसे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। तो उसके बाद फिर जितने भी इवेंट होते थे कहीं ना कहीं से इनविटेशन आते थे, दीपांशु भाई आना है, दीपांशु भाई आना। हाँ, मैंने उसके बाद मतलब तब से लेके मैंने 5-6 ओपन माइक किए, शायद 6 या 7 में पार्टिसिपेट किया। सब में फर्स्ट ही आया था। हाँ। तो पहला ओपन माइक आपने यहाँ पर जीता, उसके बाद फिर और क्या किया आगे? ओपन माइक्स में कब तक गए और क्या सीन रहा फिर हर ओपन माइक? ओपन माइक्स का वही, और मैंने 4-5 किए। फिर बीच में राहुल का ये सीन हो गया, उसकी जॉब लग गई तो वो चला गया अलीगढ़। ओके। वो वैसे कहाँ से, बाहर से थे वो? हाँ, वो यूपी का है, उरई जी। कोई गाँव। हाँ, जालौन के पास उरई गाँव, तो वहाँ का है वो। यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर मतलब सिर्फ म्यूज़िक के लिए ही आया था।
तो वो चला गया। फिर अब मैंने कहा अब कौन, उनका फिर कार्तिक वो हमारे बैंड में था उस टाइम पे। कार्तिक। तो फिर कार्तिक के संग जैमिंग चालू करी मैंने। कार्तिक के संग करते करते फिर कार्तिक के संग ओपन माइक के थोड़े, बस इस तरीके से फिर कुछ शोज़ भी मिले, कुछ प्राइवेट पार्टीज़ के, कुछ फंक्शंस के। तो इस तरीके से फिर प्रोग्राम्स और शोज़ मिलने लगे, करने लगे। फिर उसके बाद जब से स्कूल ज्वाइन कर लिए फिर उसके बाद कम हो गए। मतलब वैसे जो पब्लिक परफॉर्मेंस थी वो कम हो गई, बाकी स्कूल वगैरह में तो हाँ, स्कूल वगैरह में तो होता था, पब्लिक परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई। ओके ओके। रीसेंट कौन सी बड़ी परफॉर्मेंस थी आपने बढ़िया? रिसेंट अभी स्कूल में हुई थी, हमारे पीएम आए थे, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के सामने परफॉर्मेंस? हाँ, क्या बात है। वो भी मतलब परफॉर्मेंस थी। हमारा स्कूल का 125 फाउंडर्स डे था। जी, जी, 125 साल पूरे हो गए हमारे स्कूल को। तो ग्रैंड करना था। तो ग्रैंड के लिए ग्रैंड चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी जी। और जो पूरा म्यूज़िक के लिए प्ले का म्यूज़िक था और जो स्कूल सॉन्ग का म्यूज़िक था वो सब म्यूज़िक प्रोड्यूस जिसने किया है, और जो आए थे पूरा डायरेक्ट करने वाले मुंबई से थे। उन्होंने एक मूवी भी डायरेक्ट किया, और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे कैजाद, उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में म्यूज़िक दिया है। अभी रिसेंटली थर्सडे आई थी मूवी, उसमें उनका पूरा म्यूज़िक था। तो उन्होंने गाइड किया पूरा तरीके से अच्छे से, और पूरा उन्होंने म्यूज़िक बनाया उस तरीके से हम लोगों ने प्ले किया। तो फिर वो पूरा हमारा शो हुआ था मोदी जी के सामने। उससे पहले थोड़ा ग्रैंड हुआ, बहुत ग्रैंड था। अप्रॉक्स 4,000-5,000 गैदरिंग थी फोर्ट के ऊपर ही। एलुमनाइज भी आए हुए थे पुराने स्टूडेंट्स। हाँ, ओल्ड बॉयज़ आए हुए थे सारे, काफ़ी सारे ओल्ड बॉयज़ थे। ओल्ड बॉयज़ में नितिन मुकेश जो सिंगर है, नील नितिन मुकेश नहीं, उनके फादर नितिन मुकेश, वो भी आए हुए थे। और कई सारे सेलिब्रिटीज वहीं से पड़े हुए, राहुल द्रविड़ हो गए, बट ये तो अभी सलमान खान, अनुराग कश्यप, मूवी डायरेक्टर, सब। तो बस वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद तो अभी स्कूल में बस सिखाना चल रहा है। बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी सितार तो था, सितार लेकिन टीचर नहीं था। अब मैं सितार सिखा रहा हूँ तो बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। सितार के साथ में एक उनको वेस्टर्न टच इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, जिटार। अभी तो उन्हें वो बोरिंग नहीं लग रहा, जो कि आजकल के बच्चों को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़े बोरिंग से लगते हैं। वो थोड़ा सिखाने की टेक्निक भी ऐसे है कि उनको ना लगे कि नहीं ये तो बहुत बोर हो रहा है। मतलब क्लासिकल भी सिखा रहा हूँ लेकिन उनको उस तरीके से बोर नहीं लग रहा है। जैसे अभी हमारा इंस्ट्रूमेंटल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन हुआ था, हाउस इंटर हाउस इंस्ट्रूमेंटल। तो मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक ने दोनों ने जिटार बजाई, बहुत अच्छी बजाई। और जो 2 बजाई फर्स्ट वाले का मतलब बैंड के साथ में थी, 4 पीस बैंड था, तो उसमें सितार बजाई थी उन्होंने। तो फर्स्ट आया 2, एक और दूसरा सेकंड आया। तो काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे भी। 6th क्लास के भी सीख रहे हैं, 7th क्लास के भी, 8th के, 9th के और 10th के और 11th का भी है। आपके पास एक प्रिविलेज था कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूजिक है, वरना अगर कोई नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड होता तो उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या रखा है, और फिर इसको लाइफ कैसे चलने वाली है इससे। तो उसके लिए क्या सोचा था आपने कि क्या फ्यूचर रहेगा, कैसे सिक्योर कुछ हो सकता है? फ्यूचर का तो मतलब पापा ने तो बोला था सीखो, फुल सपोर्ट था फैमिली की तरफ से। पापा ने बोला था सीखो, सीखो, जितना सीखना है सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब नहीं भी करनी मत करो, जब तक सीख सकते हो सीखो। मेन उनका था सीखोगे। उनका एक मतलब एक हुकलाइन रहती है कि रियाज करोगे, रियाज मतलब जो उसमें बोलते हैं प्रैक्टिस, रियाज करोगे तो राज करोगे। वाह। और मेरे ख्याल से ये केवल म्यूजिक में नहीं, हर इंडस्ट्री में हर प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कितनी भी आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप हर चीज में एक्सीलेंट हो ही जाओ। बिल्कुल। तो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला, और गुरुजी ने भी कहा था कि पापा ऐसे बोला था कि 5 साल इसको मेरे पास दे दो, ना इसकी शादी करना, ना इससे काम करवाना, ना कुछ, पूरे 5 साल दे दो, फिर 5 साल बाद देखना मैं क्या भेजता हूँ आपके पास। तो बीच में फिर कितने साल हो गए हैं अभी? मतलब हुए तो 4 साल हैं, लेकिन उसमें भी 2 साल कोरोना के बिल्कुल ख़राब निकले। राइट। कोरोना के चक्कर में मतलब ना आना जाना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजी फ़ोन पे कॉल करते थे, वीडियो पे सिखाते रहते थे, कुछ ना कुछ भेजते रहते थे ग्रुप में। तो उसको सुन के करके उस टाइम भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो उस तरीके से चल रहा है। फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल पूरा 100% रहा है। फैमिली और गुरु, मतलब ये मेन 2 फैक्टर हैं जो भी आज आप बिल्कुल। स्कूल का भी DPA
मैं जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो भी ऐसे ही, मैंने कहा ठीक है जाते हैं सब ज़रूर, मतलब पापा ने भी नहीं बोला था कि नहीं करनी है, जॉब करना है जाओ। मैंने कहा ठीक है वो ट्राई करके देखता हूँ। भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे निकली है। मैंने कहा मेरा ही स्कूल है। मैंने कहा बचपन में सोचा भी था यार अगर मैं रहते भी कहाँ है? मैं रहता हूँ तानसेन नगर। ओके, तो अब डीडी नगर में था वो डीपीए तो शुरू? हाँ तो अब डीडी नगर, तानसेन नगर से डीडी नगर जाते हैं? हाँ तो मतलब ऐसा था। देखिए इनका घर भी तानसेन नगर में, म्यूजिक से प्यार कैसे नहीं होना था इनको। तो मतलब ऐसा था कि मैंने सोचा था कि यार बड़े होके स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं आऊँगा। अच्छा सोचा ऐसा मतलब ऐसा बचपन में सोचा था कि यार एक बार तो ऐसा होता ना कि इन मैम से अच्छा था मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ एक बार यहाँ आके मैं भी बच्चों को ऐसा डांटूंगा, ऐसा पनिशमेंट दूंगा। तो वो भी सोच दिमाग में था। मैंने कहा चलो जाके एक बार इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू दिया, एक बार गया, उन्होंने दोबारा बुलाया, दोबारा गया, उन्होंने फिर बुलाया। मैंने कहा तीन बार, तीसरी बार फिर उन्होंने फाइनल कर दिया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, मतलब ठीक रहा। मतलब एक्सपीरियंस सीखने के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ का मुझे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक नहीं लगा। तो अभी आपका दिन भर का शेड्यूल क्या रहता है? रियाज वगैरह कब करते हैं? इन सब चीज़ों से कब फ्री हो पाता है? रियाज अभी तो आजकल थोड़ा सा छूटा हुआ है, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं बिल्कुल करता हूँ। अभी स्कूल में जैसे फ्री, अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो फ्री रहता हूँ तो कर लेता हूँ स्कूल में। पापा रहते हैं साथ में तो साथ में मिल के कर लेते हैं। ये बात बहुत प्यारी है यार, साथ में मिलकर रियाज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ब्लेस्ड होंगे इस चीज़ के साथ। हाँ बिल्कुल। तो तबला बजाते हैं, मैं सितार, तो हमारा ऐसे चलता रहता है। हम जब भी फ्री होते हैं हम लोग कुछ ना कुछ बैठ जाते हैं करने के लिए। तो वही सुबह स्कूल असेंबली होती है, फिर स्कूल पूरा लगा, फिर उसके बाद लंच वगैरह वही मैस में कर लेते हैं लंच। फिर घर पे आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, फिर थोड़ा एक ट्यूशन है मेरी, वो ट्यूशन लेके फिर उसके बाद शाम को गुरुजी के जाता हूँ सीखने के लिए। बस यही शेड्यूल है अभी तो। आपको क्या लगता है कि आपका जो म्यूजिक इंडस्ट्री है या फिर आप जो सितार प्ले कर रहे हैं उसका बेस्ट पार्ट क्या है? मतलब कि यार ये चीज़ मेरे को, मैं सितार बजा रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं शायद इसी के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो मेन तो सितार में मेरा ये है कि क्लासिकल तो छोड़ना ही नहीं है। क्लासिकल सबसे ज़्यादा है पसंद है, क्लासिकल ही बजाना है। बाकी हाँ थोड़ा बहुत अब इसमें है, आजकल यंगस्टर्स को थोड़े गाने वगैरह पसंद है तो थोड़ा वो भी करना पड़ता है। लेकिन मेन मेरा यही है कि नहीं क्लासिकल, सिर्फ क्लासिकल, क्योंकि बेस वही है। हाँ, बेस आपके लिए वही है, बट ऑडियंस को इतना ज़्यादा वो नहीं करता। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये कर देते कि उसमें थोड़ा सा फ्यूजन ऐड कर दिया, क्लासिकल में थोड़ा सा ऐड कर दिया। हाँ इस तरीके से। या फिर जैसे गिटार बजाते हैं तो सिंपल टोन के साथ थोड़ा डिस्टॉर्शन डाल दिया तो वही चीज़ उनको एकदम, हाँ भले बस थोड़ा क्लासिकल पुट में रहा है लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन ऐड कर दिया तो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया उस तरीके से। और ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स रहता है परफॉर्मेंस के बाद, वो कैसा लगता है? मतलब रिस्पॉन्स तो ड्रग्स की तरह है मेरे ख्याल से कि वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब आज तक तो हमेशा पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आपने भी देखा ही है, मैंने तो बहुत बार देखा है आपके और मुझे आपके कोई ट्रैक्स याद हो गए, मतलब कि मेरे दिमाग में वो चलता है कि अब ये होने वाला है। हाँ वो थोड़ा सा फिर तीसरे में जाके ऊपर जाता है। हाँ वो कुछ हमारी वही क्लासिकल की तिहाइयाँ हैं, अब उसी को हम थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके और डिस्टॉर्शन वगैरह लगा के बजा देते तो वो अच्छा लगता है, वो चीज़ है। ओके, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी या ऑडियंस के रिस्पॉन्स से ऐसा लगा कि यार ये वाली बेस्ट थी और मतलब मज़ा ही आ गया, उससे बढ़िया अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ऐसी कोई परफॉर्मेंस? सबसे बेस्ट मेरी रही थी आपका ओपन माइक हुआ था MK विवांता में, आई थिंक, हाँ फूलबाग पर वहाँ पर कार्तिक के साथ में उस टाइम वो सबसे बेस्ट था। मेरे ख्याल से हाउसफुल भी था, बहुत हाउसफुल भी था और जब बजाया भी था तो उसके बाद भी कार्तिक और मैं सोच रहे थे यार इतना अच्छा कैसे बज गया हमसे आज। वो सबसे बेस्ट था। और उसके बाद मैंने जो प्रेस्टीज में भी किया था, हाँ, वो भी बहुत अच्छा। वो तो मुझे बहुत, मतलब मेरा एक डायलॉग होता था शुरू से और अभी भी अब थोड़ा इस्तेमाल कम होता है कि क्लब के आर्टिस्ट को लेकर मेरा मतलब कॉलर ऊंचे करने का मन होता है, मतलब इतना वो बहुत सही होता है। लोगों का जो रिस्पांस होता है कि यार मजा आ गया, और सबको यही लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए था, थोड़ा और होना चाहिए था। बिल्कुल। उस थोड़े और के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कोई भी आर्ट फॉर्म में ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं यार आप करते जाएं,
एक कुछ कसक रह जानी चाहिए कि यार ये अगली बार हाँ, थोड़ा बहुत मतलब कुछ छोड़ देना चाहिए कि वो नहीं, थोड़ा सा तो अंदर सस्पेंस रहने देना चाहिए कि यार ये थोड़ा सा और ऐसा और ऐसा, तो वो उस तरीके थोड़ी से। प्यास छोड़ देनी चाहिए कि नहीं हाँ। अगली बार मिलेगा। अब एक साथ ही सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही फिर वैल्यू भी नहीं रहती। आपको वंस मोर सुनने की भी बहुत आदत है। हाँ, वो तो ज़्यादा ही बात हो गई, उस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वंस मोर में और अच्छा बजाना पड़ेगा। आपकी उंगलियों का भी कुछ मतलब काफी उनमें निशान पड़ जाता है अभी भी? हाँ, अभी तो थोड़ा सा रियाज कम हो गया कम हो मेरा, रहा है। तो ये है, बाकी यहाँ पर वो कट्स लग जाते हैं। हाँ। अभी तो थोड़ा सा रियाज कम हो गया है, बाकी उंगलियाँ प्रैक्टिस के टाइम पे कट्स भी बहुत लगे हैं, कटी भी आपके हैं। फैमिली और गुरुओं को तो देख के पता पड़ जाता होगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल। राइट, ओके। एक और प्यारा सा सवाल। गिटार बड़ा लड़कियों को बड़ा पसंद होता है और हर लड़के की इच्छा होती है कि यार जिंदगी में एक बार गिटार बजाना तो है, बजा नहीं पाता तो एटलीस्ट फोटो तो जरूर खिंचवा लेता है। हमारे भी दोस्त हैं, दोनों ने गिटार के साथ फोटो जरूर खिंचवाया। तो उसका क्या राज है और आपसे कितनी लड़कियों के डीएम आया, बहुत सारा इम्प्रेस हो गया, ऐसा कुछ होता है? ऐसा सुना तो मैंने भी बहुत है, लेकिन ये बहुत सही था। ऐसा सुना था मैंने भी। सुना तो मैंने भी बहुत है, लेकिन आज तक ऐसा होता हुआ देखा नहीं। अच्छा, हाँ। आपके पास ऐसा कोई वो नहीं है? ओके। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने अपना क्या, और भी जो साथ में है और भी लोगों मतलब आते हैं मेरे पास, अरे भाई गिटार सिखा दे यार, मुझे थोड़ा सा लगना चाहिए, कॉलेज में हो तो थोड़ा सा शायद Cool dude। हाँ, उनका अरे छोड़, कुछ नहीं होता इससे। मैं करके बैठा हूँ। हाँ, मैंने स्कूल में ही कर लिया था। ओके। कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, बस दिखने के लिए अच्छा, हाँ अरे अच्छा वो बजा लेता है, बढ़िया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ अपने गिटार का। लेकिन यार एक अट्रैक्शन तो रहता है गिटार के प्रति, नहीं लगता ऐसा? हाँ, अब वो रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सिंगर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि वो साथ में कॉर्ड लगा के गा रहे हैं। अब जिसको ज़्यादा गाना नहीं आता है, सुर में नहीं गाता, तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा वो नहीं है, कितना ही बेचारा इतना ऐसा छन 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 करेगा। इसी से एक क्वेश्चन आ रहा है कि म्यूजिशियन भी काफ़ी मेहनत करते हैं, सिंगर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, दोनों को ही रियाज करना पड़ता है ना, और घंटों रियाज करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि सुपीरियर या फिर आगे लीड रोल में हमेशा सिंगर को माना जाता है। एक अगर बैंड भी परफॉर्म कर रहा है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, बट जब लास्ट में तारीफ होती है कि आपने गाया बहुत अच्छा, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? म्यूजिशियंस को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं सिंगर्स के एज कम्पेयर टू, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि शोज़ के अकॉर्डिंग रहता है। अब जैसे सिंगर्स के शोज़ होते हैं तो उसमें सिंगर का मेन रोल होता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी रहते हैं, वो भी करते हैं, जैसे ड्रम है या फिर गिटार है, सोलो वगैरह बजते हैं, तो वो भी सामने आते हैं। ऐसे अब सिर्फ किसी ड्रमर का शो है या किसी गिटारिस्ट का शो है तो उसमें वो हाईलाइट होते हैं। तो लेकिन ऐसे नंबर ऑफ शोज बहुत कम होता है ना कि अकेला ड्रमर बजा रहा है, अकेला गिटारिस्ट बजा रहा है। हाँ, वो चीज़ थोड़ी कम होती और है, एटलीस्ट इंडिया में तो कम होता है, हो सकता है कि बाहर होते हो। हाँ, बाहर तो काफ़ी होते हैं। हाँ। बाहर तो आजकल फॉरेनर्स सितार बहुत बजा रहे हैं, सितार अकेला सितार लेके और पूरा डीजे लगा के वो पूरे शोज कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा चल रहा है। तो वो थोड़ा सा है कि सिंगर्स का ज़्यादा रहता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी पूरा उतना वैल्यू मिलती है। बट वही है कि ऑडियंस सिंगर अच्छा गा रहा है लेकिन पीछे म्यूजिक अच्छा आ रहा है तो वो अच्छा गा पा रहा है। राइट। और म्यूजिक कहीं मतलब म्यूजिक और डांस में कोई ऐसा आर्ट फॉर्म लगता है जो हमको टीम वर्क भी सिखाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं पोइट्री की बात करूं या स्टोरी की बात करूं या कोई स्टैंड अप कॉमेडी, तो ये सब सोलो आर्ट फॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं है 2 लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, 10 लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल। बट म्यूजिक ऐसी चीज है कि कोई बीट पर है, कोई वोकल्स पे है, कोई कॉर्ड्स पर है, एवरीबॉडी हैज टू बी परफेक्ट और सिंक में होना जरूरी है। मेरे ख्याल से कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पूरा गेम खराब कर सकता है। हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि आपका जो बीट वाला पर्सन है वो सही नहीं बजा रहा हो, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई? नहीं, खैर अभी तक नहीं हुआ। एक बार मुझसे ही जरूर हो गया था, थोड़ा सा गलत स्वर लग गए थे। ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं। अच्छा। हाँ, बाकी साथ में जो रहे हैं मेरे साथ ज़्यादातर क्या सिर्फ राहुल और कार्तिक, आप भी जानते हो। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये 2 ही साथ में रहे हैं, इसके अलावा और कोई रहा नहीं। बाकी
कभी क्लासिकल का प्रोग्राम हुए एक दो तो पापा ने बजाया साथ में, बस। तो आज तक मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। ओके, तो आगे अभी क्या प्लान है? अभी मतलब जॉब तो चल रही है, वो भी सिक्योर है, बढ़िया सब कुछ, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, शादी वादी के लिए रिश्ते भी कुछ? अभी तो टाइम है, अभी कोई भाई है आपका कोई बड़ा? नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। ओके, कब करोगे शादी? कितनी एज हो गई आपकी? शादी एज मत पूछा करो, हाँ कान में बता दो। नहीं, इस एज छुपा नहीं गया मेरी, अभी 26 का हुआ हूँ, अभी 11 नवंबर को ही निकला है। ओके, 26 का पूरा हो गया हूँ मैं। पूरे हो गए 26? हाँ, लगता नहीं वो बात अलग है। आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस, बिल्कुल मेरे जैसे। हाँ, अभी मेरे से 1-2 साल ही बड़े हो, ज़्यादा बड़े नहीं है। नहीं, छोटा हूँ। अभी क्लीन करा लूंगा तो ऐसे ही लगूंगा 12th में। हाँ, ये मैं चीज़ जरूर बोलूँगा, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम आए थे आपने एक पोस्टर के लिए फोटो दिया था। हाँ, और वो कुर्ते में था, ब्लू कुर्ते में, क्लीन शेव थी एकदम। और आप सितार ने क्या, मैंने कि यार ये कौन है, इसका तो हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। बाल भी शायद इतने बड़े नहीं थे। और हाँ, वो बहुत पुरानी फोटो थी मेरी। और पहले लंबे बाल रखते थे ना? हाँ, उस टाइम पे लंबे करने चालू ही किए थे बस मैंने। लंबे बालों का क्या सीक्रेट है? म्यूजिशियंस मैंने कई सारे देखे हो लंबे बाल रखते हैं। मेरा ऐसा नहीं था, म्यूजिशियन मेरा शुरू से था कि नहीं मुझे एक बार तो लंबे बाल रखने हैं, ऐसा नहीं था। तब मैं म्यूजिशियन नहीं भी था। उस टाइम मैं न्यूरोथेरेपी में था, तो वहाँ पे भी जो सर वगैरह थे उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ था, स्कूल में टीचर्स ने अलाउ नहीं किया था। तो फिर जब उन सब से निकल गया, टीचर बन गए हो तो इसलिए अलाउ नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो उस टाइम फिर उस सब चीज़ों से जब मैं निकल गया, मैंने कहा अब मुझे बाल बड़े करने हैं। तो 1 साल तक किए? तो 2020 में मैंने स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद कोरोना लग गया, तो फिर तो अपने फिर और हो गए बढ़िया। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगता है म्यूजिशियन इसलिए रखते हैं कि बैंगिंग करे और वो पूरे में जाए बाल। ऐसा तो थोड़ा रहता है, थोड़ा माहौल सेट हो जाता है। वो ऐसा था नहीं, लेकिन जब हो गए तो फिर वो होने लगा। बहुत सही है, ओके। ये सारी चीज़ें होंगी आगे, मतलब क्या सोचा है? अभी जॉब चल रही है, सब कुछ चल रहा है, शादी भी करेंगे 2-4 साल में, जो भी करनी है। हाँ, आगे अभी तो बस यही है, रियाज कंटिन्यू रखना है और अच्छे बड़े शोज। ओके, और मतलब मेरा ये है कि थोड़ा नेशनल लेवल पे हो जाए सितार में, तो उस तरीके से भी रियाज चल रहा है, उतना तो नहीं। उसके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं आई गेस? आप एक बार गए भी थे शायद? हाँ, मैं उसमें यूथ फेस्टिवल में गया था जी। तो मैं सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, स्टेट तक पहुंच गया था, स्टेट में फर्स्ट आया था। ओके, फिर नेशनल में नहीं आया कोई भी नंबर। नेशनल में गए थे? हाँ। दिल्ली गए थे? कहाँ गए? भोपाल गया था नेशनल के लिए, लेकिन वहाँ कोई नंबर नहीं आया। स्टेट में फर्स्ट आया था मैं, एमपी में। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, क्योंकि वो भी स्टेट में भी अगर 50 आर्टिस्ट के लिए तो कंपटीशन हो गई। सिर्फ सितार में। बाकी मतलब यही है आगे का कि अभी और मुझे म्यूजिक प्रोड्यूस भी करना है। हाँ, मैं उसी पर आना था, मतलब कंपोजिशन, सॉन्ग प्रोड्यूस करना, वो सब चीज़ें। स्टूडियो वर्क भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत। अभी वो भी मेरे को अस्मित भैया ने सिखाया है, जो हमारा बैंड बनाया था जिन्होंने, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी गाइड किया। मतलब मैं पहले मतलब ये था कि म्यूज़िक, क्योंकि जब सितार मैंने स्टार्ट की थी तो मैं म्यूज़िक, ये समझ लो म्यूज़िक में उस अच्छे से आया था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्होंने बताया, कॉर्ड्स का बताया मुझे पियानो बजाना सिखाया, कीबोर्ड पे पूरा उन्होंने मुझे फिंगर्स बताई कैसे क्या करना है, उन्होंने सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया मुझे। फिर मेरा सॉफ्टवेयर ख़रीद के दिया। अच्छा। और सब उन्होंने मुझे कीबोर्ड भी दिया, सब दिया, पूरे इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी। हाँ, अस्मित भैया, तो जो भी पूरा क्या बोलते हैं उसको, स्टूडियो के लिए रिक्वायर होता है, वो सब पूरा सेटअप उन्होंने मुझे दिया। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने मुझे जितना गाइड किया, उसके बाद से मुझे ये थोड़ा सेंस होना चालू हुआ कि वेस्टर्न म्यूज़िक में और ये इसमें बॉलीवुड टाइप म्यूज़िक में कैसे क्या करते हैं, कैसे कंपोज होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब चीज़ें। तो वो भी आगे जाके करना है, बढ़ाना है, और शोज़ भी करने हैं। मेन यही है, अभी जितना प्रैक्टिस पे जोर देना है। अभी तो बहुत छूट गई है प्रैक्टिस, लेकिन अब कंटिन्यू करनी है। प्रैक्टिस का जैसे सिंगर्स के लिए ऐसे टाइम होता है ना कि मॉर्निंग में करो, बिल्कुल सुबह? हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। मॉर्निंग में करना अच्छा रहता है, मॉर्निंग में करेंगे थोड़ा सा पूरा दिन अच्छा जाता है, बट एग्जैक्ट कंपलसरी नहीं है, आपको जब टाइम मिले। हाँ, दिन में 2 घंटे। तो अभी तक की तो आगे का भी सोच लिया कि ये करना है। कुछ ऐसी विशेष है कि यार इस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना है या इसके साथ स्टेज शेयर करनी है, ऐसा कुछ?
और इंस्पिरेशन कौन है जिनकी वजह से शायद ये सब कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे फादर ही है। ओके। उनको बचपन से सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। आज भी वो बहुत, मतलब मुझसे ज़्यादा तो वो मेहनत करते हैं, मुझसे ज़्यादा वो रियाज करते हैं। रियाज करते हैं। उनको देख के लगता है, मतलब वो बोलते भी हैं कर लो कुछ कर लो, लेकिन अभी थोड़ा सा स्कूल के चक्कर में डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। ओके, मतलब वो और कहते हैं कि और फोकस अपने म्यूजिक पर लाओ। बिल्कुल, उनका तो ये अब जब फ्री बैठे हैं आ जाओ, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ बहुत नई नई ट्यून्स निकालते रहते हैं वो बैठे। जुगलबंदी। हाँ, जुगलबंदी भी। और वो एक्चुअली क्या, वो तबला तो बजाते हैं, साथ में मैंडोलिन भी बजाते हैं। ओके। बहुत अच्छा मैंडोलिन बजाते हैं। तो मैंडोलिन वही है जो शाहरुख खान हाँ वही खेत वही, में और लेके सलमान खान। हाँ। तो वो मैंडोलिन लेके बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं, मतलब कुछ भी निकाल देते हैं और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बैठे बैठे कुछ नया अपने आप बजाते बजाते कुछ भी नया निकाल देंगे। तो वो इंस्पिरेशन तो है ही है। बाकी गुरुजी का भी है, बहुत सुना, सपोर्ट भी है उनका भी। और नीलाद्री कुमार को मैंने बहुत सुना है जी। उनका, मतलब सुना भी है, उनको कॉपी भी बहुत करने की कोशिश की है। उन्होंने ही इन्वेंट किया है सितार। हाँ, उन्होंने ही सितार को इन्वेंट किया है। ओके। पहले सितार में उन्होंने पिकअप लगा के देखा और फिर उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करते 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 फिर उन्होंने अपना रेड कलर का सितार निकाला है, जो कि जिटार के नाम से उन्होंने उसको फेमस किया है। और अब वो मार्केट में भी मिलता है वो हाँ, उसी चीज के नाम। बिल्कुल, सब तो जगह वही मिलता उन्हीं के साथ स्टेज शेयर करना है ऐसा कुछ? है। उनके साथ अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई म्यूजिशियन? और भी म्यूजिशियन कोई? एक तबला प्लेयर है, ओजस आदिया। ओजस हाँ, ओजस आदिया आलिया। बहुत शानदार तबला प्लेयर है अभी, एट प्रेजेंट बहुत शानदार है। तो अगर इतना अच्छा अगर मेरा बजाना हुआ और उनके संग मौका मिला तो शायद बिल्कुल। ओके। और ऐसा कौन है कि यार इनसे तो बस मिल लूँ वही काफ़ी है, एक ड्रीम आर्टिस्ट ऐसे कोई? नीलाद्री कुमार जी से तो मैं मिल ही चुका हूँ। क्या बात अभी है। तानसेन समारोह में आए थे पिछले साल, उनको मिला था, उनसे बात वगैरह हुई थी बहुत अच्छे से। ऐसा है। और मेन तो वही है। एक और क्लासिकल सितार प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हैं, उस्ताद साहिद परवेज जी। बहुत शानदार बजाते हैं, बहुत शानदार। तो वो अगर उनसे भी मिलना होगा तो बहुत अच्छा। क्या बात। कोशिश है अगर मिलना हो जाए तो बिल्कुल। तो बहुत ही, मतलब क्लासिकल में तो उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत शानदार। उनका एक एक चीज इतनी परफेक्ट आती है ना, एकदम परफेक्ट। लगता ही नहीं है कि इनसे कभी कुछ गलत हो सकता है, इतना परफेक्ट बजता है। सचिन तेंदुलकर जैसे गॉड है वैसे उस टाइप का वादा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्लासिकल म्यूजिक की, बट मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सीख रहे हैं या फिर सिखाते हैं या फिर काफ़ी एल्डरली है, तो ऐसा लगता है कि एक उनके बॉडी में, एक मेंटल में कामनेस आ जाती, शांति रहती है। ऐसा नहीं दिखेगा कभी और क्या हो रहा है किधर बताओ। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होते, बहुत हाँ, पेशेंट होते हैं, बहुत हो काम जाते होते हैं। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। और आपने भी अपने आप में ये चीज़ नोटिस करी है? पहले स्कूल में भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही है? थोड़ा कम हो गया हूँ। मतलब हाँ, मतलब जो पहले स्कूल में था थोड़ा शैतान टाइप का, अब थोड़ा सा नॉर्मल। मतलब मैं अगर सच बताऊं, मैं आपको पहली बार शायद इतनी बात करते हुए सुन रहा हूँ, क्योंकि आपका पॉडकास्ट है, आपको बात करनी पड़ेगी, वरना मैंने आपको ज़्यादा बात बस हाय हेलो और अमर भाई तो 5 मिनट में 5 मिनट पहले बता देना मेरी जब कराओ परफॉर्मेंस। इससे ज़्यादा मैंने आपसे कुछ नहीं सुना। मेरे अभी भी बहुत रेयर है जो फ्रेंड्स हैं। अभी फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत 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 ही छोटा है। 1-2 फ्रेंड हैं अभी जिनके साथ मेरा है। राहुल के साथ तो है, राहुल के साथ तो मेरा वो म्यूजिकली जुड़ गया था, तो वो ही चल रहा है। और स्कूल फ्रेंड में भी बहुत एक ही मेरी फ्रेंड है जो मेरे से अभी कंटिन्यू कांटेक्ट में है, वो भी यहाँ नहीं रहती, पुणे में रहती है। और बाकी 1-2 फ्रेंड्स हैं यहाँ के, बस उससे ज़्यादा मेरा फ्रेंड सर्कल है नहीं है, तो ज़्यादा कनेक्शन नहीं है मेरा, सोशलाइजिंग नहीं है। तो छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं, उसमें जल्दी जल्दी आंसर देने होंगे। वैसे बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, बट हो सकता है कि जो ऑडियंस के लिए बहुत इजी है, आपके लिए बहुत ट्रिकी, क्योंकि यार इन दोनों में से कैसे चूज करूँ मैं। ओके, तो रेडी है? करें शुरू? बिल्कुल। ओके, और ये म्यूजिक के लिए इंडियन या वेस्टर्न? इंडियन। ओके, सितार या जिटार? सितार। फिर जिटार क्यों बनाया? मैंने बताया ना कि जिटार ऑडियंस के लिए, सितार आपने लिए। ओके,
ये अपनी मेंटल पीस के लिए, हाँ, ऑडियंस को अब खुश। जैसे कि आप जा रहे हो या फिर आप पहले भी स्कूल जाते थे साइकिल से जाते थे, लेकिन अब बाइक से जाते हो। क्यों? साइकिल से भी जा सकते हो ना। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे मेरे दोस्त के पास भी गाड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीजें कि आजकल मार्केट में वही चल रहा है। इस वजह से। लेकिन सितार जो इनर पीस है वो सितार में ही है। पहला प्यार वही है। ओके। पोहा या समोसा? पोहा। भजन या गजल? गजल। गजल। ओके। सितार का ज्यादा यूज गजल में होता है, भजन में? मेरे को लगता है भजन में होता है। दोनों में ही होता है। दोनों में होता है। ओके। दोनों में बहुत अच्छा यूज है। फेवरेट गजल सिंगर कौन है आपके? जगजीत सिंह। ओके। और उनके अलावा या फीमेल में कोई? फीमेल में अभी आजकल अभी वो मतलब खुद की तो नहीं है लेकिन गाती हैं प्रतिभा सिंह बघेल। बहुत खुद का तो खैर जगजीत सर का भी नहीं था, वो भी गाती थी। मतलब एटलीस्ट कंपोजिशन उनकी खुद की रहती थी जगजीत अभी सर की। बस वही तो। लेकिन प्रतिभा सिंह बघेल आजकल काफी फेमस भी है। ओके। और आपके जो मतलब आप सितार में प्ले करते हो कुछ कुछ मुझे याद है, जरा जरा या फिर रघुपति राघव? जरा जरा, रघुपति राघव, हमारी एटरिया पे। इनसे चूज करना, इन दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट? वो मेरा रघुपति राघव। हाँ। रघुपति राघव। रीजन एक तो नीलाद्री कुमार भी वो हर जगह बजाते हैं। और बाकी वो बजाने में भी जो फील आता है वो बहुत ही अलग आता है। मतलब डिस्टॉर्शन पे वो बजता है तो बहुत प्यारा लगता है। आपके पर्सनल फेवरेट कौन कौन से ट्रैक्स हैं एक बार वो बता दीजिए, और वो आपको सितार पे बजाना भी बहुत पसंद है? पर्सनल फेवरेट तो एक सॉन्ग हवाएं, आपने सुना भी होगा कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बजाता हूँ। हवाएं है, जरा जरा है, और एक धुन है पीलू मिश्र पीलू टाइप में है, जो मैंने मेरी खुद मतलब मैंने और राहुल ने बैठे बैठे ऐसे थोड़ा सा बना लिया था। एक वो है, वो बजाते हैं साथ में। वो क्लासिकल है? हाँ मतलब वो क्लासिकल सेमी क्लासिकल टाइप में ही है। ओके। तो ये है मेन। ये आपके दो फेवरेट है। फेवरेट आपके म्यूजिशियन कौन है? मतलब सारे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या सारे इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट में तो नीलाद्री कुमार हैं और शाहिद परवेज जी हैं। ओके। सितार में। ओके। और अगर इधर आते हैं सिंगर्स में, एक तो हरिहरन जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हरिहरन जी। ओके। वो एज अ सिंगर बहुत अच्छा। हाँ, एज अ सिंगर। और जगजीत सिंह जी। ओके। आजकल का जो म्यूजिक प्रोडक्शन, मतलब कई सारे गाने तो ऐसे होते हैं जो मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बन रहे हैं, स्टूडियो में ही बन जाता है बीट्स पे। उसके बारे में क्या कहना है? और आजकल जो एआई आ गया है, जो सिंगर आज के डेट में जीवित भी नहीं है, उनकी आवाज भी आपको पता पड़ ही गया होगा कि वो उनकी रवि साहब की आवाज में गाने आ रहे हैं, अरिजीत सिंह कोई ऐसे गाने गा रहा है जो उड़ जा काले कावा वगैरह। तो एआई का आपको क्या लगता है, इससे कुछ आर्ट फॉर्म को खतरा है या आर्टिस्ट को कोई खतरा है इससे? आर्टिस्ट को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एआई रहेगा तो ऑनलाइन ही रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि अब वो एआई जाके शोज करेगा। हाँ, और उसको देखेगा कौन? वो है ही नहीं। वो बस उतने टाइम के लिए, फन टाइम के लिए ठीक है कि हाँ रील्स देख ली 30 सेकंड की, अच्छा इसमें डोरेमोन गा रहा है, अच्छा अब इसमें ये गा रहा है, अच्छा ये गा रहा है, तो वो उतना है, इतना ज्यादा खतरा तो नहीं है। तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं, रिप्लेस तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल ही रहेगा। अब ऐसे तो कीबोर्ड जो आते हैं, अब उसमें हारमोनियम की आवाज भी निकल जाती है, फ्लूट की भी आ जाती है, सितार की भी आती है। लेकिन इससे फ्लूट और सितार खत्म थोड़ी हो जाएंगे। वो उनकी एक अपनी वो है ओरिजिनल वाली बात। ओके। एक चीज ये बात उससे एआई से मेरे को ये अच्छा लगता है कि जो इंसान अभी जीवित नहीं है, एटलीस्ट कोई गाना हम उनकी आवाज में सुन सकते हैं। हाँ, वही मैंने बोला ये कि अच्छा वो हुआ। उतना 30 सेकंड एंटरटेनमेंट पर्पज और वैसे ठीक है वो, कि हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाली चीज नहीं है वो। कौन सा गाना या फिर कौन सा आप ऐसे सिंगर है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, या फिर आपका ड्रीम है कि यार इनके लिए मैं कुछ प्ले करूं या लाइव बैंड में इनके शामिल हो जाऊं, ऐसा कुछ? सलीम सुलेमान। ओके। ऐसा क्या मतलब उनमें आपको इतना क्या इंटरेस्टिंग, मतलब आजकल तो काफी सारे सिंगर और बैंड है, वो उन दोनों का मतलब एकदम थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो, जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ निकाल के लेके आते हैं, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रहता है उनके। तो उनके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। ओके। अगर मौका मिला तो। नहीं, मौका जरूर मिलेगा मेरे ख्याल से। आपकी पापा वाली बात आपको याद रखने की, करते जाओ मेहनत, जो रियाज करता है वो तो राज करोगे। राइट। कोई मैसेज सिंगर्स के लिए, या क्योंकि आप सिंगर्स के भी कांटेक्ट में हैं, उसी फील्ड से हैं, या म्यूजिशियंस के लिए, या कोई कुछ सोच रहा है सीखना है या गिटार सीखना है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फिर उसके साथ हम एंड की ओर जाएंगे। मैसेज
तो बस मेरा या किसी का भी, या जिससे वो सीख रहे हैं, जो भी गुरु हैं, सबका मेन एक ही रहेगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रियाज करोगे, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, उतनी जल्दी जल्दी आप चीज़ें पिक करोगे, और फिर उतना ही आप खुद से भी निकाल पाओगे। आप जैसे आपने कोई चीज़ सीखी, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि अरे ये मुझसे क्या निकल गया, आपको लगेगा कुछ नया निकला, फिर आपको और उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि और निकाल के दे। अभी मेरी स्टूडेंट है एक 6th क्लास में, आई थिंक, उसको मैं गिटार सिखा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब पिक कर लेती है, बहुत जल्दी जल्दी पिक कर लेती है। उसको कुछ भी सिखा दो, एक बार सिखा दो, नेक्स्ट क्लास में आओ एकदम परफेक्ट मिलता है। और अब उसको मैंने बोला है, अब सुनती है, और सुन के अब थोड़ा थोड़ा खुद से भी निकालने लगी है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको सीखते हुए, भी 4-5 महीने हुए हैं। तो वही है, जितना बहुत प्रैक्टिस करती हो, जितना प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ में, आप सिंगिंग में करोगे या इंस्ट्रूमेंटल में हो या जिसमें भी हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बढ़िया था एकदम, और आपके साथ तो हमेशा जो भी होता है सब बढ़िया ही होता है। क्या बात है। शोज हो या फिर ओपन माइक हो या कोई भी कुछ भी हो, ये आप ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं अरे तो आपने देखा ही है, खुद ने ही देखा है, हर चीज़ बढ़िया ही होती है। मेरे को लगता है कि हमें लोग बहुत अच्छे मिले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लोग के साथ साथ हमें ऑडियंस भी अच्छी मिली, जब भी मिली है। राइट। ऑडियंस भी बहुत हमारी। और मुझे तो याद है, मतलब मैं गिन सकता हूँ कि एक परफॉर्मेंस आपकी यहाँ देखी है, क्योंकि 7-8 बार ही देखा है, लेकिन हर बार मतलब, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एज एन ऑडियंस, पूरे इवेंट में आप सबको पता है मैं कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कभी सर्टिफिकेट साइन कर रहा हूँ, बट जब दीपांशु की परफॉर्मेंस होती है, मैं सब कुछ छोड़ के एक साइड बैठ के पूरा सुनता हूँ उसको। मेरा सबसे पहले मैंने जो बजाया था, उसमें जो लास्ट में मैंने सारे जहाँ से अच्छा बजाया था, वो मुझे बजाने के लिए मम्मी ने बोला था कैसे बजाना है। वो पहले मम्मी ने बोला, उसके बाद जब भी हुआ सिर्फ अमर भाई ने बोला है कि ये बजाना है, तब से वो पेटेंट हो गया है। जहाँ कई बार ऐसा लगता है कि अब वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो सीक्वेंस में सेट हो गया है। हाँ, तो जब भी होता है तो अमर भाई कहता है वो लास्ट में जरूर करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा सुना बहुत अच्छा, इंसान बहुत बार कई बार बहुत हाई होता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है, तो वो एक ऐसी चीज है कि हाई करके मोटिवेट करके आपको एंड करना है, तो सब लोग कहीं ना कहीं स्टैंडिंग ओवेशन और वंस मोर, वो एकदम सूदिंग एंड हो जाता है। हाँ। बहुत सही। मैं मिस कर रहा हूँ आपके जितार को, होता तो जरूर ऑडियंस को कुछ सुनाते, बट ऐसी कोशिश करेंगे आप घर से एक छोटी सी क्लिप बना के भेजें और फिर उसको इंटरव्यू में ऐड करते हैं। बिल्कुल भेजूंगा मैं।
तो एंड करें, कुछ और कहना है ऑडियंस से, कुछ भी? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।